हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 15 नवंबर है और 14 नवंबर के टॉपिक्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज बहुत अच्छे एडिटोरियल आए हैं और बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलो फाइनली हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा था कल। चलो मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ कि मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ऐसा चलो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। विच एनिमल कैन नॉट क्लोज इट्स आइज? तो इसका आंसर है सी फिश। ठीक है, अफा या सच याद रखना। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज हीराकुंड डैम, भाखड़ा नांगल डैम, तेहरी डैम और कोयना डैम। ध्यान रखना, लार्जेस्ट अलग है, लॉन्गेस्ट अलग है, तो और सबसे ऊंचा बांध अलग है, मतलब ऊंचाई में। तो तीनों डैम अलग अलग है। तो चलो देखते हैं, देखिए आपके इसी बहाने आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज है, थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, आप समझ रहे हो बात। बाकी क्या नाम है, यूपीएससी क्वेश्चन भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सीरीज, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछने से क्या थोड़ा सा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। हाँ चलो अच्छा है, और ऐसा कुछ नहीं आए नहीं आए जरूरी नहीं है, बट ठीक है आप ट्राई तो करो, मजा आएगा। चलो ऐसे देखो आज क्या क्या क्वेश्चन आए, मतलब क्या क्या टॉपिक्स आए। एक तो दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, दिल्ली वर्ल्ड के अंदर सबसे पोल्यूटेड सिटी आ गई है, बन गई है। ठीक है, उसके अलावा और क्या न्यूज़ है, एक यूएपीए की रिगार्डिंग न्यूज़ है, एंड उसके अलावा एक एडिटोरियल आया है, एनहांसिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर ए जस्ट इलेक्ट्रोल सिस्टम और रेमिशन ऑफ डायबिटीज डिजायरेबल बट नॉट इसेंशियल। मतलब दो अच्छे एडिटोरियल आए हैं, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, और आज जो पढ़ेंगे इतना मजा आएगा ना आपको। और मेरे यहाँ टॉपिक्स आपको सबसे सिंपल और इजी लगने वाले हैं, उसका रीजन एक ही है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है, आपको इतने अच्छे पसंद आएंगे। उसके अलावा आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एक बार इसको डायग्राम को देख लो थोड़ा सा। एक न्यूज़ चल रही है अभी कि सैटर्न यानी जो शनि ग्रह है, जो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है वो क्या हो रहा है कि सैटर्न्स मैग्निफिसेंट रिंग विल डिसअपियर इन 18 मंथ, ऐसा एक न्यूज़ चल रही है। तो ये इसके चारों तरफ जो रिंग दिख रही है आपको, ये डिसअपियर हो जाएगी। आप बोल रहे हो ऐसा भी होता है, डिसअपियर हो जाती है? अरे डिसअपियर ऐसे हो जाती है, देखो पीछे की साइड में आपको दिख रहा होगा, पीछे की साइड में रिंग नजर ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देखो पृथ्वी और सैटर्न, इनकी जो रिंग्स होती है वो टिल्टेड कंडीशन में होती है। जो भी ऊपर साइड में दिख रहा है टिल्टेड कंडीशन, यानी क्या होता है, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। तो जब चीज़ें मुड़ी हुई होती है तो वो नीचे से ऊपर से दोनों साइड से दिखती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद 18 महीने बाद क्या होगी, ये सीधे हो जाएगी। सीधी हो जाएगी तो इससे ये दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी से जो रिंग दिखती है, और जब दोनों सेम पोजीशन पे होंगे और सीधी हो जाएगी ये, तो फिर इसकी टिल्टेड पोजीशन में होने के कारण इसकी रिंग्स दिखना बंद हो जाएगी। ऐसा तो अभी एज पर नासा, जो हमारी नासा एजेंसी आप जानते हो, सैटर्न वुड प्रोबेबली लॉस इट्स रिंग्स कंप्लीटली इन नेक्स्ट 300 मिलियन ईयर्स, यानी 18 महीने में तो ये एक बार से दिखना बंद हो जाएगी, लेकिन 300 महीने में तो बिल्कुल गायब ही हो जाएगी। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? और इवन सूनर देन दैट 300 मिलियन ईयर्स इट विल प्रोबेबली हैपन बिकॉज द रिंग्स आर बीइंग पुल्ड इनटू द प्लेनेट बाय इट्स ग्रेविटी ऑफ डस्टी रेन ऑफ आइस पार्टिकल्स। आप समझो इस चीज़ को, क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे अपनी पृथ्वी का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इससे क्या है, सैटर्न के भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उस ग्रेविटेशन के फोर्स के कारण जो रिंग्स है वो उस प्लेनेट की ग्रेविटी के कारण उसको खींचा जाएगा। कैसे? एज ए डस्ट के रूप में, एज ए डस्टी रेन के रूप में, आइस पार्टिकल्स के रूप में उनको खींचा जाएगा। और जब सारी चीज़ें 300 मिलियन ईयर्स की बात चल रही है, तो चीज़ें जब बार बार खींचेगी तो धीरे धीरे वो रिंग्स भी खत्म हो जाएगी, ऐसा नासा का मानना है। ठीक है, अब समझो हमारे लिए काम की न्यूज़ क्या है। देखो ये तो आपने समझ लिया कि भाई 300 मिलियन ईयर्स बाद ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, बट अभी एक्चुअल में होगा क्या, जो अभी आप देखते हैं। तो सैटर्न को समझ लो अभी। देखो सैटर्न क्या है, तो छठा प्लैनेट है फ्रॉम द सन, यानी जो सन से छठा नंबर का प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ देख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में एक तो स्टार होता है जिसको हम सूर्य बोलते हैं, सूरज। उसके बाद 8 प्लैनेट होते हैं, 63 मून्स होते हैं, और मिलियन ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन्स एंड गैसेज। इस तरह एक सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अभी हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर 8 तो प्लेनेट है और 63 मून्स है, ये सब आपको याद रखना है। अब 8 प्लेनेट के नाम सुनो, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उरानस और नेपच्यून। ठीक है, तो मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न और उरानस और नेपच्यून। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सैटर्न जो छठे नंबर पर है, सूरज से छठे नंबर की दूरी पर है। जो ऊपर की 4 है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको क्या बोला जाता है, इनर प्लेनेट, क्योंकि ये क्या होते हैं, सन और एस्ट्रॉइड की जो बेल्ट होती है उसके बीच के अंदर होते हैं, इसलिए इनको इनर प्लेनेट बोला जाता है। उसके अलावा एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोला जाता है इनको, क्योंकि ये रॉक्स और मेटल्स के बने होते हैं। किसके? रॉक्स एंड मेटल्स के। पृथ्वी भी रॉक्स एंड मेटल्स की बनी हुई है, तभी यहाँ खनिज के बहुत सारे भंडार है, और अब इसलिए, और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर अभी जीवन है। उसके बाद एक चीज़ और समझो, जुपिटर, सैटर्न, उरानस और नेपच्यून, ये इनको आउटर प्लैनेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एस्ट्रॉइड की जो बेल्ट होती है उससे बाहर होते हैं। इसके अलावा इनको जोवियन और गैस गियन प्लैनेट भी बोला जाता है। देखो मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ये ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के अंदर अगर कोई न्यूज़ में क्वेश्चन आई है तो हमको उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ना होगा। अभी आपको पता है कि पेयर्स में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब पेयर्स में अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है कि कितने, तो हमको सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। अगर आपको लगेगा कि आपको एक चीज़ ध्यान है, उससे यूपीएससी नहीं निकलने वाला।
अगर हमको सारी चीज़ें ध्यान होगी तभी हम यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। जैसे अभी कल सीबीआई पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, स्टेट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, दिल्ली फोर्स एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू आई है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि यूपीएससी अभी का उनका कोई भरोसा ही नहीं है, उनकी कोई थीम ही नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सब चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो आउटर प्लेनेट है जुपिटर, सैटर्न, उरानस और नेपच्यून, और इसको जोवियन और गैस प्लेनेट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हीलियम एंड हाइड्रोजन से बना होता है। ठीक है, ये टॉपिक समझ लिया। उसके बाद अभी एक प्लूटो, जो कि उसको पहले क्या वो भी प्लेनेट था, पहले 9 प्लेनेट थे लेकिन अभी 8 हो चुके हैं, क्योंकि 2006 के अंदर जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन थी उन्होंने इसको ड्वार्फ प्लेनेट यानी बोना ग्रह बोला है। जिससे ये तो बाकी सब तो ग्रह थे और ये भी ग्रह था, लेकिन धीरे जब 2009 में इसके अंदर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, और ये अपनी जैसे एक ग्रह की क्या होनी चाहिए क्षमता, जो प्लेनेट होता है उसको प्लेनेट तब बोला जाता है जब उसके चारों तरफ ग्रेविटेशन होता है, और उसके अंदर ग्रेविटेशन होता है, वो बाहर की जो चारों तरफ की चीज़ें उनको अपने साइड में खींचता है। लेकिन ये इशू किसमें था? प्लूटो में ऐसा इशू है कि वो अपनी चीज़ों को नहीं खींच रहा था, इसको इसलिए बोना ग्रह बोला कि ये मतलब प्लेनेट की इसमें कुछ नेचर तो है प्लेनेट के, बट कुछ नेचर नहीं है, इसलिए उसको बोना ग्रह ड्वार्फ प्लेनेट बोला गया है। ठीक है, ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ समझो, अब आ जाओ सैटर्न पे, क्योंकि अभी सैटर्न न्यूज़ में है। तो सैटर्न 6 प्लेनेट है फ्रॉम द सन, अच्छा छठा प्लेनेट है। उसके बाद सोलर सिस्टम के अंदर सेकंड लार्जेस्ट, यानी सोलर सिस्टम के अंदर दूसरा लार्जेस्ट कौन सा प्लेनेट है? तो सैटर्न। और कंपोज्ड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना है, याद रखना। और पहला सबसे बड़ा कौन सा है? तो जुपिटर। सेकंड कौन सा है? तो सोलर सिस्टम। इसके अंदर हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना है, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि इसको इसलिए ये जोवियन और गेंड मतलब ये मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। ये देखो, जोवियन और गैस गेंड प्लेनेट बोला जाता है, क्योंकि हीलियम एंड हाइड्रोजन से बने होते हैं। तो ये आपके लिखा हुआ है इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिंग्स बनी हुई है, आइस की, रॉक्स की एंड डस्ट की, सैटर्न के अंदर। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मून है पूरे सोलर सिस्टम में, सबसे ज़्यादा मून किसमें? 146 मून्स। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ समझो तो अभी सोलर सिस्टम के अंदर कितने मून से टोटल, यहाँ पे एक छोटा सा डेटा मिसप्रिंट हो गया। एक्चुअली क्या सैटर्न वाला तो उधर लिखने आ गया है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लेनेट बताया था मैंने और 63 मून्स बताया था। नहीं, एक्चुअली क्या है, 63 मून्स सैटर्न के अंदर क्या पहले 63 मून्स थे, और एनसीईआरटी में भी अलग डेटा दे रखा था। तो अभी एक्चुअली मैंने देखा उसको, तो लगभग सोलर सिस्टम में 214 प्लेनेट के आसपास है, लेकिन एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रखा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, या थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको समझ लेना एक बार के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने सैटर्न वाला मतलब डेटा इधर उधर हो गया थोड़ा सा, जो मुझे एकदम से मतलब क्लिक हो गया था। 146 मून्स हाईएस्ट इन सोलर सिस्टम, यहाँ पे 146 नहीं है 82 है। 82 मून से पहले जुपिटर के अंदर 79 थे मतलब, और इसके अंदर 82 होते ही ये सबसे बड़ा प्लेनेट बन गया, बाकी मतलब लार्जेस्ट मून वाला। बाकी क्या था, पहले जुपिटर था और अभी क्या है, सैटर्न है। और 29 अर्थ ईयर लगते हैं अराउंड द सन फॉर ए राउंड, यानी एक राउंड के लिए। इस चीज़ को देख लेना थोड़ा सा। अभी नेक्स्ट न्यूज़ सुनो, सेंट्रल एक्सटेंड यूएपीए बैन ऑन 8 MIT एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो मैंने एक चीज़ और समझो, एक यूएपीए का जो बैन मैंने आपको ऑलरेडी न्यूज़ दिखा दी है। तो अभी यूएपीए वाला जो एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट, इसको हमको समझना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये न्यूज़ में आया है। अब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट क्या होता है? सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या होता है? देखो अभी क्या हो गया है, हमारे देश में टेररिज्म को डील करने के लिए एक एंटी टेरर लॉ बनाया गया है, उसका नाम है यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। एम इज डीलिंग विद एक्टिविटी डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, यानी ऐसी कोई भी गतिविधियां जो भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ है, उनके अगेंस्ट हमको क्या करना है, कार्रवाई करनी है। उनको कैसे डील करना है वो बताएगा एंटी टेरर लॉ, जिसको अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट बोला जाता है। ये काम करता है, अगर कोई भी इंटीग्रिटी और इंडिया की सोवरेनिटी को खराब करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनलॉफुल एक्टिविटी बोला जाएगा। एक्ट गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर देता है एंड प्रोवाइड करता है डेथ पेनल्टी एंड जेल ऑल्सो। मतलब इतना पावर है उनके पास कि वो चाहे तो किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट तक के प्रोविजन इसमें इंक्लूड है एंड लाइफ टाइम के इम्प्रिजनमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये एब्सोल्यूट पावर होता है, जिसके तहत वो किसी भी व्यक्ति को टेररिस्ट तक घोषित कर सकते हैं। और अभी इस चीज़ को देखो, प्रोविजंस, यूएपीए प्रोवाइड स्पेशल प्रोसीजर टू डील विद टेररिस्ट एक्टिविटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी वो उसको डिक्लेयर कर सकती है इफ इट कमिट्स, अगर वो टेररिज्म का काम करता है। ठीक है, उसके अलावा उसके लिए कुछ भी प्रिपरेशन कर रहा है तो भी उसको टेररिस्ट बोला जा सकता है। वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर कर रहा है कि आप देश के खिलाफ ऐसा करो वैसा करो, दंगे भड़काने का काम कर रहा है, इन्वॉल्व इन टेररिज्म। और अल्टीमेटली कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अगर टेररिज्म में इन्वॉल्व है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डेजिग्नेट कर सकती है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक टेररिस्ट के रूप में उसको डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी इतना पावर है? तो अभी आपको मैं इसमें और भी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अंडर दिस एक्ट, अब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझने वाली है, अब आप इसको समझो। अंडर दिस एक्ट एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वो प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है दैट मे बी कनेक्टेड विद टेररिज्म, जो कि टेररिज्म से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको कौन सीज कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उसकी पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उनकी अप्रूवल के बाद ही
आप किसी की प्रॉपर्टी को सीज करने का पावर आपके पास है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में। लेकिन अगर ऑफिसर NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का है तो उसको डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो सीज कर सकता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब भी इससे पहले एक चार्ट देख लो, चार्ट से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। UAPA के अंदर एक ट्राइब्यूनल होता है। कैसे क्या होता है देखो, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। सबसे पहले इसको गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, इसको हेड कौन करता है, तो रिटायर्ड और सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है और सिटिंग जज है उनके द्वारा इनको हेड किया जाता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन कि देंगे कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने बोल दिया कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन उस नोटिफिकेशन को उन्होंने जैसे ही दिखाया कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 30 दिन के अंदर उनको कहाँ भेजना है, ट्राइब्यूनल के पास भेजना है। अब जब ट्राइब्यूनल के पास चला गया है, उसके अगले 30 दिन के पास ट्राइब्यूनल के पास पावर है। ट्राइब्यूनल क्या करेगा, नेक्स्ट 30 डेज में उसको एक सो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। किसको, उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या अनलॉफुल एक्टिविटी में जिसको पकड़ा है, उसको आपको नोटिस भेजना है कि हम, और उनको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम आपको अनलॉफुल क्यों डिक्लेयर नहीं करें, उसका कोई रीजन हो, एविडेंस हो तो आप बताइए, बाकी हम आपको अनलॉफुल डिक्लेयर कर देंगे। अब 6 महीने, अगले 6 महीने तक प्रोसीजर चलेगा। एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स, दोनों की आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड की सुनी जाएगी, गवर्नमेंट की भी सुनी जाएगी और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी सुनी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ट्राइब्यूनल विल डिसाइड वेदर एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अनलॉफुल एसोसिएशन है या नहीं है। और ये कितने टाइम में डिसाइड करेंगे, 6 महीने में वो डिसाइड कर लेंगे। उनके पास 6 महीने का टाइम होगा, उसमें ट्राइब्यूनल डिसाइड कर लेगा। अब सोचो, क्या ट्राइब्यूनल ने डिसाइड कर लिया है? अगर ट्राइब्यूनल ने डिसाइड कर लिया है तो जो शुरुआत में हमने गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था वो तभी से इफेक्टिव होगा जब ट्राइब्यूनल ने उस चीज़ को डिसाइड कर लिया है कि वेदर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर ट्राइब्यूनल ने डिसाइड कर लिया है। देखो, सेंटर्स नोटिफिकेशन इज इफेक्टिव ओनली आफ्टर ट्राइब्यूनल्स कंफर्मेशन, यानी ट्राइब्यूनल ने अगर कंफर्मेशन दे दी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो इफेक्टिव बन जाएगा। और ट्राइब्यूनल ने अगर बोल दिया कि नहीं ये अनलॉफुल नहीं है तो वो नोटिफिकेशन बेकार हो जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और नोटिफिकेशन कब दिया था, शुरुआत में दे दिया था। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को देखो, ये लिखा हुआ है, व्हेन द सेंटर डिक्लेयर्ड एन ऑर्गेनाइजेशन इज अनलॉफुल ए ट्राइब्यूनल इज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंटर टू फर्दर इन्वेस्टिगेट एंड कंफर्म वेदर द डिसीजन इज जस्टिफाइड, कि इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि वेदर द डिसीजन इज जस्टिफाइड, इसके लिए एक ट्राइब्यूनल को अपॉइंट किया जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। ट्राइब्यूनल क्या करेगा, डिक्लेरेशन को कंफर्म करेगा और इसको ऑफिशियल गजेट में पब्लिश करेगा। अगर ऑफिशियल गजेट में पब्लिश हो गया है उसी के बाद द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट विल बिकम इफेक्टिव। इट शुड बी, और जो नोटिफिकेशन था वो 30 दिन में भेजना था, वो मैंने आपको अगले चार्ट में दिखाई दिया था। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म में समझो आप। इसकी क्रिटिसिज्म क्या है कि अगर आप सोच रहे कि UAPA एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट, तो उसका सबसे बड़ा इशू क्या है कि लेक ऑफ सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजर। इसमें प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है। अगर प्रोसीजर ज़्यादा है, अगर कोई आदमी टेररिस्ट नहीं है, अगर उसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है तो उसके बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो एज पर सेक्शन 35 ऑफ UAPA किसी भी आदमी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आप सोचिए, आप कोई आदमी निर्दोष है, कोई आदमी सही है, उसको भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है तो ये तो गलत है अपने आप में। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 21 का वायोलेशन, ये सबसे बड़ी बात है कि किसी की राइट टू लाइफ का वायोलेशन हो जाता है इस एक्ट के थ्रू। क्योंकि अगर कोई आदमी निर्दोष है और फिर भी आप उसको टेररिस्ट बना दिया आपने बैठे बैठे, इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन सस्पिशियन, और इस पे सिर्फ सस्पिशियन बेसिस यानी संदेह के आधार पर ही उस आदमी को उठा लिया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी इशू है, क्योंकि आदमी अगर निर्दोष है, स्वतंत्र है, फिर भी आप उसको अगर ब्लेम कर रहे हो तो ये गलत है। एक टाइम कंज्यूमिंग, एक्चुअली प्रोसीजर में तो आपको 6 महीने और 30 दिन और 30 दिन ही दिखा रखा है, मतलब 8 महीने में मामला खत्म। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इसको बहुत टाइम लग जाता है, मोर देन 1 ईयर 2 ईयर भी लग जाते हैं टू गेट द जस्टिस, क्योंकि ट्राइब्यूनल के पास जाता है मामला। अगर वो केस पेंडिंग है तो उस केस में क्या होगा, आगे से आगे डेट्स बढ़ती जाएगी और फाइनली ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो UAPA एक्ट के अंदर ये भी अपने आप में इशू है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एडिटोरियल है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो आपको बतानी है वो बताता हूँ। एयर पोल्यूशन इन इंडिया, जो कि टॉपिक आया था, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है। दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बन गई है वर्ल्ड की। तो इंडिया के अंदर एयर पोल्यूशन कैसे क्या होता है, उसके कारण क्या है, रीजन्स क्या है, उसको अगर खत्म कर सकते हैं तो उसके लिए क्या सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले, अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो क्या उसके हेल्थ इंपैक्ट कितने हैं। अब इस चीज़ को देखो आप, हेल्थ इंपैक्ट क्या होते हैं। रेस्पिरेशन, आप सोचिए कि अगर एयर पोल्यूशन हो गया है तो एयर पोल्यूशन से क्या होगा, बहुत सारी विषैली गैसें हमारे एनवायरनमेंट में फैल रही है। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जो श्वसन प्रक्रिया में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो अभी क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रेस्पिरेशन के इफेक्ट हो जाते हैं। रेस्पिरेशन जैसे कि श्वसन प्रक्रिया में दिक्कत आ जाती है, उसके अलावा लंग डिसीज यानी फेफड़ों में बीमारियां होना, क्रोनिक डिसीज हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है यानी हृदय घात भी हो जाता है। इस तरह बहुत सारी बीमारियां किससे हो जाती है, एयर पोल्यूशन से। उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट, GDP का लॉस हो जाता है कितना, 3%। अब आप बोलेंगे क्या GDP भी लॉस होता है एयर पोल्यूशन से? बिल्कुल। अगर आदमी बीमार है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। कोई भी आप अपने घर में भी अगर हम कभी बीमार हो जाते हैं तो हमारे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो हमारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो जाती है। इस तरह हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो अगर आप वर्किंग करने जा रहे हो, आप बीमार हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक तो सबसे बड़ा इशू ये है। उसके अलावा लॉस ऑफ लाइफ,
और कितनी बार तो पोल्यूशन के कारण आदमी को जैसे हृदयघात हो गया तो वो अपने आप में उसकी डेथ हो गई। अगर डेथ हो गई और पूरा परिवार में वही अर्निंग पर्सन था तो पूरे परिवार को उसने एक तरह से पूरा परिवार बेघर हो जाता है। तो इस तरह जीडीपी के अंदर अगर इकोनॉमिक लॉस कितना हो जाता है 3% तक का इकोनॉमिक लॉस हो जाता है इसके कारण। इन 2019 लॉस ऑफ 1.3%, मतलब 2019 के अंदर कितना था 1.36% ऑफ जीडीपी का लॉस हो गया था। और उसकी कितनी अमाउंट देखो आप 36.8 बिलियन यूएस डॉलर इतना लॉस हो गया था इंडिया को, किससे के कारण, सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण। अब इनइक्विटी, अब सोचिए कि आप जैसे कोई आदमी तो गरीब है, कोई अमीर है, कोई मीडियम क्लास है, तो अमीर आदमी तो क्या है कि उसके लिए एयर पोल्यूशन से दूर होने के लिए क्या कर सकता है, वो जो यंत्र आते हैं पोल्यूशन से बचने के लिए या फिर मास्क लगा सकता है, सबके लिए पैसे खर्च कर सकता है। लेकिन गरीब का क्या, उसके पास तो अमाउंट ही नहीं होती, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है सिचुएशन उसी के अंदर रहना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट के द्वारा इतने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी कर रखा है, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। तो एक तरह से इनइक्विटी बढ़ती है लोगों के बीच में। जो अमीर है वो तो एकदम स्वस्थ रहेगा, तो स्वस्थ रहेगा तो अच्छे से काम करेगा, गरीब होगा वो बीमार हो जाएगा तो भी उसको काम करना ही है क्योंकि उसको अपना पेट काटना है। तो इस तरह पेट की भूख को मिटाने के लिए उसको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप इस चीज़ को समझिए कि लोगों में इनइक्विटी बढ़ेगी। हम यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट को समझना होगा और सॉल्यूशंस भी निकालने होंगे क्योंकि इंडिया में ये प्रॉब्लम्स चल रही है तो हमें इसको समझना होगा। तो पोल्यूशन इज मच डन बाई रिच पर्सन बट पुअर पर्सन हैव नो फैसिलिटी और नो मनी टू पे फॉर दिस फैसिलिटी। अब एनवायरमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। इंडिया वर्ल्ड के अंदर टोटल 50 पोल्यूटेड सिटी है, उसके अंदर 39 तो इंडिया के अंदर ही है और ऊपर से अभी दिल्ली को मोस्ट पोल्यूटेड सिटी घोषित कर दिया गया है। आप सोचिए कितना पोल्यूशन है इंडिया के अंदर। तो ये अपने आप में आने वाला बहुत बड़ा इशू है। इसको टाइम पर गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन लाने होंगे। वैसे गवर्नमेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, इस तरह व्हीकुलर पोल्यूशन भी कम होने के चांसेज है। लेकिन अभी मैं उसमें आपको उसका एक रीजन और बताऊंगा। अब रीजन्स क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या है, एक्सेसिव मोटोराइज ट्रांसपोर्ट, जो भी मैंने आपको जस्ट बताया है। 60% ऑफ अर्बन पोल्यूशन कहाँ से होता है, व्हीकुलर एमिशन से। अब आप बोल रहे होंगे कि अभी मैंने जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात की है, लेकिन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से पोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और वो कहाँ से बन रही है, कोल से बन रही है। तो आपने आउटपुट के अंदर तो पोल्यूशन को कम कर दिया, लेकिन इनपुट का क्या, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए कि अगर गाड़ी को चार्ज करना है। पहले एक्चुअली क्या होता था, पेट्रोल डीजल की डिमांड ज़्यादा थी, समझो मेरी बात को। अभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई किसके लिए, गाड़ियों को चार्ज करने के लिए, और जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई तो वो कहाँ से बनेगी, कोल से। तो अल्टीमेटली कहाँ से जा रहा है, पोल्यूशन कोयले से हो जाएगा, उससे कार्बन का उत्सर्जन होगा। तो हमको क्या करना होगा, इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा कि दोनों साइड से, इनपुट की साइड से भी पोल्यूशन खत्म होना चाहिए और आउटपुट की साइड से भी पोल्यूशन खत्म होना चाहिए। आउटपुट की साइड गवर्नमेंट अभी ट्राई कर रही है, धीरे धीरे इनपुट पर भी गवर्नमेंट का फोकस बढ़ता जाएगा, जैसे सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। इस तरह के नए नए जो रास्ते होंगे, उससे जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ऑटोमेटिक हम इसका अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है। तो ये चीज़ समझ लिया आपने। साथ में रोड एक्सपांशन एंड ट्रैफिक कंजेशन, यानी रोड का एक्सपांशन, जैसे जैसे रोड एक्सपांशन हो रहा है तो उससे डस्ट उठती है तो भी पोल्यूशन बढ़ता है। उसके अलावा ट्रैफिक बढ़ता है तो ट्रैफिक के कारण जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज़्यादा धुआं निकलेगा, ज़्यादा देर तक गाड़ी रुकेगी तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा। अभी आपको पता है कि जो हाईवे पे हमने पहले फास्टैग लगने का क्या फ़ायदा हो गया, ट्रैफिक कम हो गया। बाकी जो हाईवे पे टोल टैक्स होते थे उस पर 3-3 किलोमीटर तक लाइनें लगती थी, और जब 3 किलोमीटर तक गाड़ियाँ कंटिन्यूसली चलेगी तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा, और ज़्यादा खर्च होगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा। तो इस तरह अभी इसका एक अच्छा सोल्यूशन निकला है कि फास्टैग आने से, लेकिन हमको उसके आगे भी बढ़ना है। केवल फास्टैग ही एक सोल्यूशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जैसे कि एयर पोल्यूशन का 10% कहाँ से होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। उसके कारण जो डस्ट उठती है, जो भी उसके कारण पोल्यूशन होता है वो कितना है, 10%। बर्निंग ऑफ पराली, जो स्टबल बर्निंग, जिसको हमने कल भी पढ़ा था, हम डेली पढ़ते हैं उसको, डेली इन द सेंस कि हर 2-3 दिन में वो टॉपिक आ जाता है। तो बर्निंग ऑफ पराली, उसके कारण भी पोल्यूशन फैलता है। इनएडिकेट ग्रीन स्पेस, यानी अभी हमारी जो जैसे सिटी बिल्डिंग है वो एकदम प्रॉपर नहीं है। आपने देखा होगा कि जब पुरानी सिटियाँ बनी हुई है, कोई भी सिटी ले लो आप, उसके अंदर रोड प्रॉपर नहीं है, उसके अंदर कहीं ग्रीन स्पेस नहीं है, पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं, बस खचाखच भरा हुआ है, तो वैसे काम नहीं चलता है। हमको अगर एक्चुअली पोल्यूशन को कम करना है तो हमारी जो नई तरीके से सिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, उसमें ग्रीन स्पेस भी होना चाहिए, उसके अंदर पार्क्स होनी चाहिए, बिल्डिंग्स होनी चाहिए, पार्क्स होने चाहिए, जलाशय होने चाहिए और बगीचे होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, सबके पास प्राइवेट व्हीकल है, तो उसके कारण पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब मेजर समझो, क्या ये सब तो पोल्यूशन की रीजन समझ लिए, पर क्या सोल्यूशन भी अवेलेबल है? तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी मेजर्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है? अगर आपके सामने पोल्यूशन फैला है, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो आप क्या आंसर लिखोगे? तो हमको उस हिसाब से आंसर लिखना होगा कि हमको सिटी बिल्डिंग अल्टरनेटिव तरीके से करनी होगी। कैसे? ग्रीन मतलब पार्क्स बनाओ, जलाशय बनाओ, हर घर के बाहर पेड़ पौधे होने चाहिए, इस तरह सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रमोट करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमको सबसे मेन काम क्या करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। अच्छा, आप बोलोगे कि ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप बढ़ाते हो, प्रमोट करते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, तो उसका एक बेनिफिट सबसे बड़ा क्या मिलेगा, पोल्यूशन कम होगा। प्राइवेट व्हीकल का लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, तो ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा। कंट्रोल ऑफ प्राइवेट व्हीकल कैसे होगा, उस पर टैक्स बढ़ा दो आप, प्राइवेट व्हीकल पे टैक्स बढ़ेगा, लोग परचेज नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक थोड़ा सा पोल्यूशन कम हो जाएगा।
जीरो एक्सेप्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का जीरो एक्सेप्टेंस, यानी अगर कोई भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होगा तो उसको अपने को नेट जीरो कार्बन बेसिस पे चलना होगा, उत्सर्जन के बेसिस पे। ऐसा क्यों कि अगर कोई नेट जीरो कार्बन बेसिस पर चल रहा है तो उस समय तो हमको क्या कर सकते हैं कि हाँ उसको अलाउ कर दो, लेकिन अगर उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है तो उस पर जीरो एक्सेप्टेंस यानी बिल्कुल टॉलरेंस सहन करना ही नहीं है, वैसी पॉलिसी हमको लानी पड़ेगी। उसके अलावा अर्बन कॉमन्स में वाटर बॉडीज, पॉन्ड्स, पार्क्स, इनको एस्टेब्लिश करना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पब्लिक अवेयरनेस, सबसे मेन सोल्यूशन एक ही है, पब्लिक को अवेयर करना। अगर आपकी पब्लिक अवेयर नहीं है, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, तो आप किसी चीज़ को सोल्व ही नहीं कर सकते हो। तो हम अगर एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट हमको ये समझना होगा, और हमको अगर आप कोई भी मेंस का क्वेश्चन करते हो उसमें इतना तो ध्यान रखना कि आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि पब्लिक को अवेयर करना, अगर उससे रिलेटेड है तो ये अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। समझ में आ गया सारी चीज़ें कि अभी हमने एयर क्वालिटी एयर पोल्यूशन को समझ लिया है। एक एयर क्वालिटी इंडेक्स भी होता है, वो हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड आज का टॉपिक में उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ जनरली बता रहा हूँ कि जैसे दिल्ली का पोल्यूशन आता है तो उस केस में 3-4 पॉइंट बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाते हैं। एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो कि ग्रेप नॉर्म्स हैं, उसके अलावा दिल्ली की पोल्यूशन में क्या क्या रीजन्स हैं, एक इंडिया में क्या एयर पोल्यूशन से रिलेटेड प्रोविजंस है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है उस केस में, उस न्यूज़ के केस में। तो ऑलरेडी हमारे लिए आज तो सिर्फ आर्टिकल से एयर पोल्यूशन से रिलेटेड ही था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी चीज़ें पॉइंट्स काम के हैं, और ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ और मैं पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अभी अब छोटी सी चीज़ समझो आप एक बार, एनहांसिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर ए जस्ट इलेक्ट्रोल सिस्टम, यानी अभी एक एडिटोरियल, अभी बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। एडिटोरियल किसके लिए? इलेक्ट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। तो अभी उसमें क्या किसका रोल आ जाएगा, अब इसके अंदर पॉइंट समझ लेते हैं। जिस एडिटोरियल के, मैं आपको एक बार एडिटोरियल दिखा दूँ, दोनों एडिटोरियल दिखा देता हूँ ताकि क्या थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, एक तो है रेमिशन ऑफ डायबिटीज़, डिजायरेबल बट नॉट इसेंशियल, और एक है एनहांसिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर ए जस्ट इलेक्ट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो इन दोनों एडिटोरियल को अगर आप पढ़ोगे तो एक एक चीज़ पढ़ोगे, इससे अच्छा मैं आपको अच्छे से एकदम नोट्स फॉर्म में समझा देता हूँ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखो, अभी एक छोटी सी चीज़ समझो कि अभी हमारे पार्लियामेंट में एमपी की स्ट्रेंथ कितनी है? लोकसभा में 545, राज्यसभा में 250, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वर्किंग कितने कर रहे हैं? 543 और 245 के आसपास। ठीक है, ये तो हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वैसे ही इस तरह लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, यहाँ पर भी हमारे एमएलए वर्किंग कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि एक एमपी इंडिया के अंदर कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है? जो मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 25 लाख सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अमेरिका में एज ए ऑथर बोल रहा है कि एडिटोरियल में कि अमेरिका के अंदर 7 लाख सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान में 6 लाख सिटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, बांग्लादेश में 5 लाख सिटीजन। आप सोचिए कि जो हमारी पड़ोसी कंट्री है बांग्लादेश और पाकिस्तान, उसमें सिर्फ 6 लाख सिटीजन पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और हमारे यहाँ 25 लाख पर एक। अब आप समझिए इस चीज़ को कि इतने सिटीजन्स पे सिर्फ एक पर्सन होगा तो कैसे उन चीज़ों को टैकल करेगा, वो लोगों की सुनवाई कैसे करेगा, उनकी हेल्प कैसे करेगा, उनकी अगर जन सुनवाई भी करनी पड़ेगी तो 25 लाख लोगों को कैसे टैकल करेगा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑथर बोलना चाह रहा है कि अगर हमें हमारे सिस्टम को, जो ये रेशियो है वो एमपी की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 25 लाख सिटीजन्स पर एक एमपी, वो कितना बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन को आप कवर कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है कि हमारे इंडिया में अभी तक डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। 1971 के डेटा को हमने उठा रखा है और उसी बेसिस पे हम चल रहे हैं, और उसके बाद तो 2011 आ गया है, और कितनी पॉपुलेशन में चेंज आ गया है, कितना डेटा चेंज हो गया है। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने डिलिमिटेशन नहीं किया है। अब हमें डिलिमिटेशन करना होगा, और यही इसका सोल्यूशन है। अब आप एक चीज़ समझो, इंडिया के अंदर एमएलए कितने हैं? 4126, और लोकसभा में एमपी 543, और राज्यसभा में एमपी कितने? 245। ये सब ऑथर बोल रहा है आर्टिकल एडिटोरियल के अंदर। प्रिपेयर करना है हमको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इज रिक्वायर्ड। अगर हमको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमको देश के लिए, हमारे नेशन को आगे ग्रोथ करवानी है तो हमको लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन क्या है? डिलिमिटेशन। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, ऑलरेडी 4 टाइम्स डिलिमिटेशन हो चुका है अभी तक, ऑथर बोल रहा है। लेकिन तो अभी तक उसमें क्या है कि हमने 2026 तक तो ब्लॉक लगा रखा है कि एमपी और एमएलए के अंदर चेंज नहीं हो सकते, उनकी जो सीटें हैं वो फिक्स रहेगी, और 2026 के बाद ही वो होगा। तो नेक्स्ट 2026 के अंदर देयर इज ए चांस ऑफ नेक्स्ट डिलिमिटेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि 2024 में इलेक्शन होंगे अभी, उसके बाद जनगणना चालू होगी, उसका डेटा आएगा। 2021 की जनगणना कोविड के कारण रुक गई थी, तो अभी उसकी जनगणना कब होगी? 2024 को होगी, 2025-26 तक वो कंप्लीट होगी, और 2026 में फिर डिलिमिटेशन आयोग का एस्टेब्लिशमेंट होगा, तभी ये आएगा। तो ऐसा ऑथर बोल रहा है कि उसके लिए हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल के लिए हमको किसकी जरूरत है? डिलिमिटेशन की। लेकिन उसमें भी एक इशू है, अभी ऑथर ने अपना व्यू तुरंत चेंज कर दिया। पहले तो ऑथर बोलता है कि डिलिमिटेशन चाहिए, लेकिन ऑथर अभी उसी के अंदर बोल रहा है कि डिलिमिटेशन के नुकसान भी है। आप सोचोगे यार डिलिमिटेशन के भी नुकसान होते हैं, तो बिल्कुल है। कैसे? ये चीज़ कभी नहीं समझी होगी, लेकिन आज सुनना कैसे। आप राजस्थान और केरला, उसके अंदर 21 मिलियन पीपल थी 1971 के अंदर, केरला के अंदर। राजस्थान में थी 25 मिलियन, मतलब दोनों में आसपास ही थी। ठीक है, 1971 की डेटा की बात कर रहे हैं। 2011 में 33 मिलियन केरला के अंदर, और राजस्थान में कितनी है? 68 मिलियन। तो क्या है
कि राजस्थान की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और डीलिमिटेशन में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन यानी लोगों के हिसाब से एमपी एमएलए को चांस दिया जाता है कि जैसे राजस्थान के अंदर जनसंख्या ज़्यादा है तो राजस्थान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ज़्यादा होंगे, अभी लोकसभा के अंदर 25 है, वो बढ़ के और बढ़ जाएंगे। इस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भी पॉपुलेशन बड़ी है, यूपी के अंदर, इस तरह नॉर्थन स्टेट जितने भी है, यूपी नॉर्थन स्टेट्स किसके अंदर मतलब मैं बताता हूँ 1 सेकंड। और 2011 का जो इलेक्शन हुआ था 2019 का इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर यूपी से जो एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट किया, और लक्षद्वीप के अंदर केवल 55,000 वोट से है। तो हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन अलग अलग जगह अलग अलग है। तो इश्यू फ्रॉम डिलिमिटेशन से इशू क्या हो जाएगा, एक तो साउथर्न स्टेट कौन कौन से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, इसके अंदर केवल 6% से पॉपुलेशन बढ़ी है। लेकिन जो हमारे नॉर्थन स्टेट्स है उनकी पॉपुलेशन कितनी है, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इसके अंदर 63%, 63% से पॉपुलेशन बढ़ी है 1971 से 2011 के बीच में। अब आप सोचिए अगर पॉपुलेशन 63% से बढ़ जाएगी, और डीलिमिटेशन का नियम ही क्या है कि अगर दोनों चीज़ें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, तो लोगों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, लोगों की जनसंख्या के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से अगर रिप्रेजेंटेशन देना है तो एक यूपी एमपी इनकी सीटें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत बढ़ जाएगी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन, और जो साउथर्न स्टेट्स है उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, नॉर्थन स्टेट बढ़ेगी तो कंट्रोल किसका बढ़ जाएगा, नॉर्थन स्टेट्स का पूरे देश पर कंट्रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी बात सुनने का ज़्यादा चांस होगा। कोई भी बिल पास करना होगा तो वो अपना राइट लगा सकते हैं। तो जो हिंदी स्पीकिंग पीपल है उनका कंट्रोल बढ़ जाएगा। ऐसा कौन बोल रहा है, ऑथर बोल रहा है। तो अभी इस चीज़ को समझो कि डीलिमिटेशन के नुकसान आपको समझ में आ गए कि डीलिमिटेशन के अंदर नुकसान क्या है। अब उसका सॉल्यूशन क्या बताया ऑथर ने, फेडरलिज्म, कैसे डीलिमिटेशन शुड बी ऑन इकोनॉमिक बेसिस, डेवलपमेंट बेसिस पे, यानी जिसने विकास किया है, जिसने हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रोथ किया है, जिसने स्टेट की इकोनॉमी को ग्रोथ किया है, स्टेट के अंदर डेवलपमेंट कितना हुआ है, उस बेसिस पर डीलिमिटेशन होना चाहिए, तभी देयर इज ए अच्छा सॉल्यूशन, ये इट इज़ ए गुड सॉल्यूशन। मोर स्टेट रिक्वायर्ड, उसके अलावा ऑथर ने एक और सॉल्यूशन क्या दिया है कि हमको और स्टेट चाहिए। अभी हमारे पास केवल 28 स्टेट है, लेकिन उसकी जगह हमको 50 से 75 स्टेट करने की जरूरत है, जैसे अमेरिका में है। उससे क्या होगा, यूपी है, यूपी अभी बहुत बड़ा है और एज स्टेट उसको संभालना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर यूपी को डिवाइड कर दिया जाए 3 या 4 स्टेट में तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, सबकी अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो लोकल तरीके से उसको और ज़्यादा फोकस कर पाएगी, उनको अलग से फंड मिलेगा, और जब सबको अपने अपना फंड मिलेगा तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा अल्टीमेटली, कि वहाँ के लोगों का विकास होगा। तो यूपी शुड बी डिवाइडेड इंटू स्टेट्स, ठीक है। लोकल बेस्ड डेवलपमेंट शुड बी फोकस, यानी जो लोकल बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, एक तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो है ही, लेकिन अगर स्टेट भी प्रॉपर डिवाइड हो जाए, स्टेट भी छोटा बन जाए, तो वहाँ पर लोकल लेवल पर उनका स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाएगी और डेवलपमेंट भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह ऑथर का बोलना है कि हम डिलिमिटेशन करने वाले तो है, पर वो भी इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए, सस्टेनेबल बेसिस पे होना चाहिए। उन्होंने जो ग्रोथ की है पिछले सालों में, जनसंख्या पर कितना नियंत्रण किया है, उस बेसिस पर होनी चाहिए, एजुकेशन बेसिस पे होनी चाहिए। तो बेसिस चेंज होने चाहिए। केवल अगर आप उसको जनसंख्या की बेसिस पर देखोगे तो नॉर्थन स्टेट्स का कंट्रोल बढ़ जाएगा, साउथर्न स्टेट्स का कंट्रोल कम हो जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको पूरे एडिटोरियल को अच्छे से समझा दिया है, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इसके सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो। एक टॉपिक है जो नेक्स्ट एडिटोरियल है, रेमिशन ऑफ डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ को रेमिशन करना, डिजायरेबल बट नॉट इसेंशियल। अब आप बोलोगे कि यार डायबिटीज़ का क्या कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार डायबिटीज़ की बीमारी हो चुकी है तो उसको कंट्रोल करना पॉसिबल है, लेकिन आप उसको खत्म तो नहीं कर सकते, ये तो है। तो अब इसके लिए आपको पॉइंट्स को समझना होगा, क्या ऑथर क्या बोलता है। देयर इज रेमिशन ऑफ डायबिटीज़ नॉट कंप्लीटली रिमूवल, यानी हम उसको खत्म तो रेमिशन तो कर सकते हैं, उसको छोड़ तो सकते हैं, कम तो कर सकते हैं, लेकिन उसका रिमूवल पॉसिबल नहीं है। आप अगर थोड़ा सा कम शुगर का सेवन करोगे तो उसको हम धीरे धीरे उस चीज़ों को लिमिट में ला सकते हैं, वैसा। अब डायबिटीज़ भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है। एक तो टाइप 1 डायबिटीज़, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ तो होती है जिसके अंदर रेमिशन इज़ नॉट ईजी, यानी जिसके अंदर डायबिटीज़ को कम करना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ कौन सी होती है, जिसके अंदर रेमिशन ईजी होता है। उसके अंदर आप एक फॉर्मेट समझो, ABCDE फॉर्मेट, किसके अंदर, टाइप 2 डायबिटीज़ में। अगर आप चाहते हो कि हमको टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है तो हमको एक ABCDE फॉर्मेट को यूज करना पड़ेगा। ए का मतलब होता है ALC, यानी ग्लाइकोटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसका यूज करके इसके अंदर क्या होगा, जितना ये ज़्यादा होगा हीमोग्लोबिन, उतना ही ज़्यादा हमारे मतलब फायदे के लिए होगा। बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट हाई, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नुकसानदायक होगा, तो नॉट हाई बॉडी मास इंडेक्स। तीसरा है सी पेप्टिडाइट, ए मेजर ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन, यानी जो इंसुलिन होता है उसको मेजर करने के लिए हम एक सी पेप्टिडाइड, मतलब जो सी पेप्टाइड होता है उसको यूज करते हैं। तो इट शुड बी गुड, यानी ये जितना अच्छा होगा उतना ही हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। अब आप समझो कि अगर डायबिटीज़ को अच्छा करना है, सुधारना है, तो हमको ABCDE अप्रोच को अपनाना होगा। इन्होंने 5 फॉर्मेट में हमारे शरीर के जो पार्ट्स होते हैं और जो मतलब बीमारियां, इंसुलिन का लेवल डिसाइड कर दिया कि भाई इंसुलिन का मेजर क्या होना चाहिए, वो गुड होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, द शॉर्टर इज गुड। अब इस चीज़ को देखो, क्या ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ का जो ड्यूरेशन है वो अच्छा, शॉर्टर, जितना कम होगा डायबिटीज़ का ड्यूरेशन, एक बहुत टाइम हो गया हमको, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आप सोचिए डायबिटीज़ चली रही है, तो अगर 10 साल से चल रही है कोई बीमारी लंबी है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जितनी ज़्यादा टाइम कम होगा, जैसे ही पता चला आपने तुरंत उस पर लिमिट डालना स्टार्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ के कारण जितनी ज़्यादा कम होगी उतना अच्छा होगा। एक होगा एंथुइस्टिक
मतलब एक आदमी कितना विल पावर है, कितनी स्ट्रॉन्गनेस है, तो उसके अंदर कितनी विल पावर डिसाइड करती है कि वो बीमारी को कितना जल्दी कंट्रोल कर सकता है। ई का मतलब होता है एंथुस्टिक इंडिविजुअल हु इज कीन टू अचीव रेमिशन, यानी अगर इंसान मन में उसके विचार कर ले कि मुझे ये करना है तो उसके लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हमको क्या करना है, एंथुस्टिक यानी ऐसा पर्सन जिसके विल पावर स्ट्रॉन्ग है, अगर उसने डिसाइड कर लिया कि आई विल डू इट, तो श्योरली वो डायबिटीज़ को हरा सकता है, डायबिटीज़ को रेमिशन कर सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो, मतलब इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इन द सेंस इसका जो नेक्स्ट ऑथर ने एक दूसरी चीज़ समझाई है। ये तो उसने समझा दिया टाइप 1 डायबिटीज समझा दिया, टाइप 2 डायबिटीज समझा दिया है, उसको रोकने के क्या क्या उपाय है वो भी समझा दिया, लेकिन ये तो रेमिशन के हो गया। अब ऑथर बोल रहा है कि कितने ऐसे भी लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ कंटिन्यूसली चली रही है, उनके लिए क्या सोल्यूशंस है, यानी लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है, लंबे टाइम तक जीनी है, तो उसके लिए ABCD अप्रोच अपनानी होगी। ABCD अप्रोच में ALC जो हमने अभी ग्लाइकोटेड हीमोग्लोबिन शुड बी लेस देन 7%। क्या होना चाहिए, जो ग्लोबिन ये हीमोकोटेड ग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है ग्लाइकोटेड, उसका 7% से उसका लेवल कम होना चाहिए। उसके बाद B का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, वो कितना 130-80 mm से कम होना चाहिए, 130, तो 130 से कम होगा ब्लड प्रेशर तो वो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 50 mg, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल 50 mg से कम होना चाहिए। अब आप बोलोगे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा तो फायदा होगा, बिल्कुल। हमको अगर अच्छी लाइफ जीनी है, हेल्थी लाइफ जीनी है, लॉन्ग लाइफ जीनी है, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को विशेषकर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ताकि वो डायबिटीज़ को से ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। बस आप कम से कम कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके चलो, और D यानी डिसिप्लिन, और सारा काम डिसिप्लिन से करना होगा। जो भी आपने ये चीज़ें डिसाइडेड है उनको प्रॉपरली फॉलो करनी पड़ेगी। तो बाई ABCD अप्रोच ही कैन लिव लॉन्ग लाइफ विद डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ के साथ रहकर भी। एक तो डायबिटीज़ का रेमिशन हो गया कि डायबिटीज़ कम हो गई है और अभी वो आदमी कभी कभी सेवन कर सकता है, लेकिन अगर आपको लंबे टाइम तक अगर आपको डायबिटीज़ है और उसको अभी आपको उसको साथ जीवन निकालना है, तो आप इन चारों चीज़ों, चारों अप्रोच को अगर फॉलो करते हो, ऑटोमेटिक आप बीमार नहीं होंगे, आपको दूसरी परेशानियां नहीं आएगी, कि अगर डायबिटीज़ है भी सही तो भी आप अच्छा जीवन जी सकते हो। ठीक है, अब एज पर ICMR एक डेटा और समझ लो कि 101 मिलियन पीपल विद डायबिटीज़ इंडिया, मतलब ICMR जो हमारी इंडिया का डेटा आया है उसके अंदर 101 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है। अब आप बोलोगे कि इतने लोगों को डायबिटीज़ है, तो बिल्कुल 101 मिलियन पीपल विद डायबिटीज़ रह रहे हैं और 136 मिलियन पीपल विद प्री डायबिटीज़, यानी 101 मिलियन तो अभी डायबिटीज़ उनका चल रहा है, ऑलरेडी कंटिन्यूसली चल रहा है। और प्री डायबिटीज़ के केस कितने हैं कि मतलब डायबिटीज़ हो सकता है उनको, वो प्रोन टू डायबिटीज़ कितने लोग हैं, 136 मिलियन, 136 मिलियन लोग। तो आप सोचिए डायबिटीज़ से कितने लोगों को परेशानी होने वाली है, या कितने लोग ऑलरेडी परेशान हैं। और 14 नवंबर को याद रखना वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा ऑथर बोलता है, इसलिए ही 14 नवंबर के दिन ये आर्टिकल छपा है, एडिटोरियल छपा है। ऐसा क्यों, क्योंकि 14 नवंबर को क्या है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ये टॉपिक आया है। तो सारे टॉपिक समझ लिए हमने। सबसे पहले क्या पढ़ा, मतलब एयर पोल्यूशन को हमने पढ़ लिया है, उसके रीजंस भी समझ लिए हैं, उसके सस्टेनेबल सॉल्यूशन समझ लिए हैं, डायबिटीज़ में टाइप 1 टाइप 2 समझ लिया है, ABCD अप्रोच को समझ लिया है, यानी ABCD का मतलब ALC ग्लाइकोटेड, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, D फॉर डिसिप्लिन, और एक ABCDE अप्रोच को भी समझा है टाइप 2 डायबिटीज़ को रेमिशन करने के लिए, उसका एंथुस्टिक, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, C पेप्टाइड, ब्लड बॉडी मास इंडेक्स और ग्लाइकोटेड हीमोग्लोबिन। और टाइप 1 डायबिटीज़ का रेमिशन इजी नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, हमने ये देख लिया। उसके अलावा डिलिमिटेशन का, एक्चुअल में डिलिमिटेशन किस तरीके से होना चाहिए ये ऑथर ने समझाया है। अगर आपको UPSC में अभी जैसे कि 2023 चल रहा है और 2024 के अगर मेंस की आप एग्जाम दोगे, 2024 का प्रीलिम्स में आप पास हो जाओगे सब जने, उसके बाद जब आप मेंस का एग्जाम दोगे तब ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक्चुअली इलेक्शन हुआ था और डिलिमिटेशन की बात उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही होगी कि अब जनगणना का पॉइंट आ चुका होगा, और जब जनगणना स्टार्ट होगी तो डिलिमिटेशन का क्वेश्चन आ सकता है। तब आपको ये पॉइंट याद रखना ही है कि डिलिमिटेशन के फायदे और नुकसान दोनों आपको समझाने होंगे, तभी आप UPSC को ईजी वे से और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना होगा। ये अभी आपने, हम सभी बोलते हैं डिलिमिटेशन के फायदे हैं, लेकिन एक्चुअली उनका तरीका सही होना चाहिए, तभी उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, ये टॉपिक समझ लिया है। उसके बाद और क्या समझा है हमने, उसके अलावा ये UAPA एक्ट को समझ लिया है, और दिल्ली वाला एयर पोल्यूशन हमने ऑलरेडी समझ लिया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो सोलर सिस्टम और सैटर्न को समझा है, इसमें एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, इसमें मेरे से एक्चुअली क्या हुआ कि NCERT में डेटा दे रखा था और वहाँ पे एक मिस कोट हो गया, लिखना कहाँ था और एक्चुअली इधर उधर लिखने गया, ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी सब चीज़ें सही है। एक जो 63 मून्स यहाँ लिखा हुआ है, इसकी जगह आपको क्या करना है, इसके अंदर सोलर सिस्टम में 214 से भी ज़्यादा मून है, तो एग्जैक्ट डेटा मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता दूंगा। और इसको जो 63 मून्स थे वो एक्चुअली क्या थे, पहले इसके थे सैटर्न के, लेकिन अभी वो बढ़ के 82 हो चुके हैं जो, और जुपिटर में कितने हैं 79 मून्स। तो अभी सबसे ज़्यादा मून किसके पास है, सैटर्न के पास, लेकिन पहले सबसे ज़्यादा मून जुपिटर के पास थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें एक सिर्फ इतनी सी पॉइंट की छोटी सी गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने NCERT से डेटा उठाया था, लेकिन फिर मैंने उसको एक्चुअल में एनालाइज किया वापस से 3-4 वेबसाइट से, और जो नासा की वेबसाइट से भी, तो वहाँ पे एक्चुअली सब जगह अलग अलग डेटा दे रखा है। कोई 240 मून से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, यानी एक्सपेक्टेड डेटा दे रखा है 240 मून्स का, और एक्चुअल में बोल रहे हैं कि 214 से ज़्यादा मून्स है। तो देर आर सब जगह अपने अपने डेटा दे रखे हैं, तो इसलिए यहाँ एक इशू हो गया। बाकी मुझे ध्यान था और मैं खुद भी
मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलत डेटा आपको मिले ऐसा, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स हमने समझ लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी इश्यू लगता है, कुछ भी कमी हो मेरी, आप मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं उसको 100% इंप्रूव करूँगा। और मेरा एक ही ऑब्जेक्ट रहता है कि मैं जो भी काम करूँ उसको पूरे अच्छे से आपको समझाऊँ। कुछ भी गलती है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, हम उसको तुरंत इंप्रूव करेंगे। और आपको मेरे लेक्चर बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और एक आप ये क्वेश्चन का आंसर देना, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है, ये आपको बताना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।